नमस्कार, पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं लैंसडाउन की खबर, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। लैंसडाउन के सिसल्डी में ये दर्दनाक हादसा, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। इलाज अस्पताल में चल रहा है घायलों का। नौगांव के पास बारातियों से भरी हुई मैक्स गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। बारातियों से भरी हुई मैक्स बसरा गांव से बारात लेकर वापस गुनियाल गांव की ओर जा रही थी, तभी नौगांव के पास हादसे का शिकार हो जाती है। मैक्स ड्राइवर की लापरवाही है यहाँ पर, जिससे गाड़ी खाई में पलटी है और 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग घायल हैं। जयरीखाल विकासखंड में एक ग्राम नौगांव के सामने एक मैच की दुर्घटना शादी से वापस लौट रहे थे और उसमें स्थान पे वहीं पे 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और बाकी लोगों को हमने बहुत जल्दी रेस्क्यू कर दिया था, बहुत जल्दी एम्बुलेंस भेज दी थी और बीएस हॉस्पिटल में उनको पहुंचा के उनका इलाज चल रहा है। वहीं लैंसडाउन में हुए सड़क हादसे में घायल लोगों का हालचाल जानने बेस अस्पताल कोटद्वार पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को घायलों और मृतकों के परिजनों का विरोध का सामना करना पड़ गया। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं और टूटी सड़क को लेकर परिजन प्रशासन और सरकार को लेकर अपनी नाराजगी जता रहे थे। लोगों के विरोध को देखते हुए पुलिस ने विधानसभा अध्यक्ष को घेर लिया और कुछ देर बाद विधानसभा अध्यक्ष घायलों का हालचाल जानने चले गए। बढ़ते हैं आगे। चमोली की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चौखंबा ट्रैक पर फंसे हुए 2 विदेशी ट्रैकरों की तलाश अब भी जारी है। आज फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा इनको तलाशने के लिए। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन करके ढूंढ रही है इनको। कल भी दोनों ट्रैकर्स के लिए अभियान चलाया गया था, लेकिन उनकी लोकेशन नहीं मिल सकी थी। दोनों को ढूंढने वायुसेना का हेलीकॉप्टर भी जो गया था वो वापस लौट आया है। फिर से आज तलाश की जाएगी। आपको जानकारी दे देते हैं कि चौखंबा ट्रैक पर गए हुए 2 विदेशी ट्रैकर्स यहाँ फंस गए थे। अमेरिका की मिशेल थेरेसा और ब्रिटेन की जेन मैनर्स गुरुवार को चौखंबा पर्वत पर ट्रैक करते समय पर्वतारोही के बैग नीचे खाई में गिरे हुए पाए हैं, जिससे ये आगे का ट्रैक नहीं कर पाए हैं। ये तय है, लेकिन कहाँ पर हैं ये अब तक लोकेशन नहीं मिल पाई है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम इन्हें ढूंढने का प्रयास कर रही है। इस खबर पर और जानकारी के साथ नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं लाइव। सीधे रुख करेंगे नितिन सेमवाल की तरफ। नितिन सेमवाल, आज एक बार फिर से कोशिश की जाएगी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की तरफ से इन दोनों महिलाओं को ढूंढने की। कोई अब तक जानकारी मिल पाई है, कोई छोटा सा भी हिंट मिल पाया हो? क्योंकि अब तक जो सर्च ऑपरेशन चलाया है उसमें कुछ भी हाथ में निकल कर नहीं आया है। आज किस रणनीति के तहत इन दोनों महिलाओं को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा? जी, अगर बात करें तो चौखंबा 3 पीक पर फतेह करने के लिए जो ये 2 महिला पर्वतारोही गए हुए थे, उनका अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। कल भी वायुसेना के द्वारा वहां पे रेकी की गई। लगभग 3 से 4 चक्कर हेलीकॉप्टर को चौखंबा पर्वत के आसपास घुमाया गया, लेकिन कोई भी सुराग वहां पे नहीं मिल पाया। जहां उन लोगों ने अपनी लोकेशन भेजी थी, वो उस लोकेशन में भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा कुछ भी नहीं देखा गया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर वापस आ चुके थे दोपहर में भी। उसके बाद जिला प्रशासन ने पैदल मार्ग से एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया है और वहीं अब एनडीआरएफ की टीम को भी आज रवाना कर दिया जाएगा, क्योंकि ये विदेशी हैं और ऐसे में इनकी तलाश करना बहुत आवश्यक है। तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर आ चुका है और जितने भी एजेंसियां हैं, चाहे वो पर्वतारोही संस्थान है, उनसे भी अब मदद ली जाएगी और उसके बाद एक बार फिर से जो चौखंबा 3 पर जो ये फतेह करने के लिए 2 महिला विदेशी जा रही थी, उनकी तलाश जारी की जाएगी। अगर कहें तो जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण ये हादसा रहा है। उनके इक्विपमेंट के जो बैग हैं वो खाई में गिर गए थे और बिना उन बैगों को निकाले हुए वो उस फतेह नहीं कर पाते थे चौखंबा को, इसलिए वो वहीं पर रुक गए। लेकिन अब समस्या इस बात की हो गई है कि अगर वो नीचे की तरफ भी लौट आए होंगे तो कहीं ना कहीं बेस कैंप की तरफ आज उनको पहुंचना चाहिए, अगर वे लोग सुरक्षित हैं। तो ये भी एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज अगर वो लोग सुरक्षित होंगे तो कहीं ना कहीं बेस कैंप तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनके साथ जो अन्य जो उनके लोग हैं वो बेस कैंप पर ही मौजूद थे और ये बेस कैंप से थोड़ा आगे जाकर इनके साथ इतना बड़ा हादसा अभी हुआ है।
हालांकि प्रशासन भी उम्मीद जता रहा है कि दोनों जो पर्वतारोही हैं वो सुरक्षित होंगे और जल्द ही उनकी ढूंढ खोज कर दी जाएगी। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम इन दोनों को तलाशने के लिए चौखंबा 3 के लिए अब निकल चुकी है। जी आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रेलवे ट्रैक पर हो रही साजिश पर लगाम लगाने के लिए जीआरपी एक मॉक ड्रिल करने जा रही है। मॉक ड्रिल के तहत ट्रेन डिरेलमेंट के दौरान कार्रवाई और एसओपी की तैयारी को परखा जाएगा। जीआरपी और आरपीएफ दोनों मॉक ड्रिल से व्यवस्थाओं को परखेंगे। आपको यह बता देते हैं कि एसपी जीआरपी सरिता डोभाल ने बताया है कि पिछले दिनों ट्रेन डिरेलमेंट की साजिशें नाकाम हुई हैं और ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद जीआरपी अलर्ट मोड पर चल रही है। रेलवे लाइनों पर चेकिंग और गश्त बढ़ा दी गई है। ट्रैक और उसके पास में बेवजह घूमते संदिग्धों पर भी नजर रखी जा रही है। व्यवस्थाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए आरपीएफ के साथ जल्द मॉक ड्रिल की जाएगी। आरपी है और आरपीएफ के समन्वय से हम लोग ट्रैक की चेकिंग लगातार कर रहे हैं। इसके साथ ही जो हमारी एसओपी है डिरेलमेंट को लेकर के, उसका भी हम लोग समय आने पर मॉक ड्रिल करेंगे और जो जिसका रोल है उसमें उसको उसके बारे में बताया जाएगा। देखिए, इसमें जो संदिग्ध है उनका भी हम लोग सत्यापन की कार्रवाई कर रहे हैं। पूर्व में जो इस तरीके की घटनाओं में प्रकाश में आए हैं उनका भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे एरियाज़ जो कि इस लिहाज से सेंसिटिव हैं उसका भी हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए और जानकारी के साथ इस खबर पर पुलकित, ये मॉक ड्रिल कब तक शुरू की जाएगी, क्या जानकारी है इस पर? जी, मॉक ड्रिल के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं उसमें जीआरपी और आरपीएफ को समन्वय बनाकर एक संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल करनी है। इसके लिए जो जरूरी परमिशन लेने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अब इसके लिए डेट निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन पुलिस अधिकारियों की ओर से ऐसा बताया गया कि जल्द ये मॉक ड्रिल की जाएगी, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से देखने में आया है कि अलग अलग राज्यों में ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने की साजिश जो है, कई साजिशें इस तरह की नाकाम हुई है। कई बार रेलवे ट्रैक पर लोहे की बड़ी रोड, कई बार बड़े पत्थर और बड़े बड़े नट बोल्ट और इस तरह की चीजें जो है कई बार जो है रखी गई है और उससे बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते, समय से उस चीज का पता चल जाने के चलते बड़ी जो दुर्घटनाएं हैं वो टल गई हैं। उसको लेकर हरिद्वार में जो उत्तराखंड में जो जीआरपी है वो भी एक तरह से अलर्ट मोड पर है इस वक्त। तो रोजाना जो रेलवे ट्रैक की जो गश्त है, जो चेकिंग है, उसको बढ़ा दिया गया है। लगातार ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे जगहों पर ये चेकिंग अभियान ज्यादा चलाया जा रहा है जहां पर रेलवे ट्रैक के पास में कुछ बस्तियां बसी हुई हैं, क्योंकि ऐसी जगह पर ज्यादा संभावना रहती है कि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की ऐसी कोई छेड़छाड़ कर सकता है जिससे किसी तरह की जान माल की हानि हो सकती है, रेलवे को नुकसान हो सकता है। तो उसी को लेकर ये ड्राइव जो है लगातार चलाई जा रही है और एक मॉक ड्रिल भी जल्द की जानी है। जीआरपी अधिकारियों की ओर से ऐसा बताया गया कि आरपीएफ के साथ जल्द एक मॉक ड्रिल की जाएगी, क्योंकि जब कोई ट्रेन डिरेलमेंट होती है तो उसके लिए एक पूरी एसओपी होती है सुरक्षा बलों की ओर से कि किस तरह से लोगों का राहत बचाव कार्य किया जाए, क्या प्राथमिकताएं रहनी चाहिए, क्या चीजें प्राथमिकताओं में नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरह की जो एसओपी है उसका भी पालन करने के लिए उनकी कितनी तैयारी है, उसके लिए ये मॉक ड्रिल की जाएगी। आरपीएफ के साथ ये मॉक ड्रिल की जानी है और बहुत महत्वपूर्ण। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं क्या हल्द्वानी शहर की बेटियां सुरक्षित नहीं है, या शहर में कई ऐसी जगह हैं जहां बेटियां या महिलाओं को आने जाने में डर लगता है। बेटियों और महिलाओं की शिकायत के बाद अब प्रशासन ने भी सुरक्षा की तैयारी तेज कर दी है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। हल्द्वानी की ये बहू बेटियां कितनी सुरक्षित है और आखिर इनको कहां और क्यों डर लगता है, अब खुद महिलाओं ने सामने आकर इसका जवाब दिया, जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस शहर में बेटियों को एक या दो जगह नहीं बल्कि पूरे 480 जगहों पर डर लगता है। और ये बात खुद यहाँ की महिलाओं और बेटियों ने प्रशासन को बताई है। स्केचिंग वगैरह बहुत चल रहा था कि महिलाएं जा रही हैं, किसी के जेवर लूट दिए जा रहे हैं और कहीं पे मतलब लड़के लोग बैठे रहते हैं, जो नशेड़ी लोग होते हैं वो लोग छेड़ते हैं छोटी छोटी बच्चियों को। सर ऐसी कुछ जगह हैं हल्द्वानी शहर में भी। से यही चाहती हूँ कि लोगों के जो ये सत्यापन वगैरह चल रहे हैं इसको तेजी से बढ़ाएं, बाहर के लोगों के चेकिंग करें, हर चीज़ के लिए चेकिंग हो कि बाहर से लोग किस काम के लिए यहाँ आ रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं,
जैसे ज़्यादातर इसमें मैं बोलना नहीं चाहूँगी, युवा लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। बेटियों और महिलाओं से मिले फीडबैक के बाद अब सरकारी स्तर पर भी उन्हें और सुरक्षित करने की तैयारी हो रही है। और जो भी लोग ऐसे हैं जो महिलाओं के प्रति असुरक्षा का भावना क्रिएट कर रहे हैं और महिलाओं को असहज महसूस करा रहे हैं या किसी तरीके के इस तरीके के क्राइम में, उनके खिलाफ कठिन और कठोर दोनों कार्रवाई की जाएगी। महिला सुरक्षा को लेकर नैनीताल जिले में इन दिनों सरकारी स्तर पर बड़ी जमीनी कवायद चल रही है, जिसके तहत डीएम ऐसे संस्थानों में अपनी टीम भेज रही हैं, जहां बेटियां या तो पढ़ती हैं या ज्यादा संख्या में महिलाएं काम करती हैं। और यही बहु बेटियां सरकार को खुले दिल से अपनी पीड़ा बता रही हैं, जिसके बाद सरकार इन डरावनी जगहों को सुरक्षित बनाने में जुट गई है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए आज एक बड़ी खबर है। उत्तराखंड में 751 नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। UKSSSC ने डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, मैट के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। ये भर्तियां राज्यपाल सचिवालय, UKSSC, राज्य संपत्ति और सिंचाई विभाग में होंगी। इसके लिए 1 नवंबर को आवेदन करने की आखिरी तारीख होगी, जबकि लिखित परीक्षा की तारीख 19 जनवरी रखी गई है। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं बद्री केदार मंदिर समिति से जुड़े सभी मंदिरों में अब भोग और प्रसाद की क्वालिटी की जांच की जाएगी। धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज के कहने पर शासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट मंदिर के बाहर बिकने वाले प्रसाद और भोग की गुणवत्ता की जांच होगी। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के CEO से भोग प्रसाद को लेकर SOP भी मांगी गई है। मतलब ये है कि भोग और प्रसाद की क्वालिटी तय करने प्रक्रिया क्या है। आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद के विवाद के बाद से ही इसकी बात हो रही थी और मंत्री सतपाल महाराज ने जांच की बात कही थी। अब जांच के आदेश दिए गए हैं, सैंपल्स ले लिए गए हैं। हल्द्वानी से खबर, जहां के रामलीला मैदान में पटाखा स्टॉल लगाने के मामले में स्थायी दुकानदारों को राहत दे दी गई है। प्रशासन ने स्थायी दुकानदारों को भी लाइसेंस, हाईकोर्ट ने अपने आदेश को साफ कर दिया है। जो स्थायी दुकानदार है उन पर हाईकोर्ट का पूर्व आदेश लागू नहीं किया जा सकता। प्रशासन ने इन सभी स्थायी दुकानों को भी पूर्व आदेश का हवाला देते हुए लाइसेंस रिन्यू करने से मना कर दिया है, जिसके बाद कई कारोबारियों ने कोर्ट में याचिका दी थी। लेकिन आज कोर्ट ने अपने ऑर्डर को क्लैरिफाई करते हुए ये कहा है कि जो पूर्व में आदेश हुए थे वो सिर्फ पटाखा टेम्परेरी जो बाजार होता है उसके बारे में थे, और जो परमानेंट लाइसेंस होल्डर हैं उनके बारे में प्रशासन फ्रेश आदेश पारित करे और हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों से प्रभावित हुए बिना नया आदेश पारित करे। उद्यान विभाग में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि CBI जांच का बहाना बनाकर कई अफसर किसानों की पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अब खबर दिखाए जाने के बाद आपको बता देते हैं कि महज 24 घंटे के वक्त में ही मार्केटिंग बोर्ड ने सभी जिलों से उन किसानों की लिस्ट मांग ली है जिनकी पेमेंट रुकी हुई थी। CEO मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से इस लेटर में लिखा गया है कि CBI ने अभी डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स की फोटोकॉपी दे दी है, इसीलिए किसानों के बैंक अकाउंट और बाकी डिटेल तुरंत भेजें। इसमें 2 सवाल अभी भी हैं। पहला ये कि अभी सिर्फ 2022-23 के किसानों की डिटेल मांगी गई है, 2020 और 2021 वालों की नहीं। दूसरा सवाल ये कि जो CBI अब तक डॉक्यूमेंट नहीं दे रही थी, आखिर कुछ घंटों में ये काम कैसे हो गया। ऐसा तो नहीं कि CBI के नाम पर उद्यान विभाग के अफसर किसानों को बेवकूफ बना रहे हों। और अब आपको बताते हैं कि देहरादून में शोपीस बने विधानसभा भवन की एक खबर, जिसमें न्यूज़ 18 ने दिखाई थी एक खबर बहुत ही प्रमुखता के साथ, जिसके बाद खबर का असर हुआ है। यहां कुछ हलचल अब दिखाई दे रही है। विधानसभा का स्टाफ शुक्रवार को ड्यूटी पर तैनात रहा है।
मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी विधानसभा में डटे हुए नजर आए हैं। हालांकि अन्य मंत्रियों ने शुक्रवार को भी विधानसभा स्थिति अपने दफ्तरों से दूरी बनाए रखी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संसदीय कार्य मंत्री अग्रवाल को फोन किया। जी का मेरे पे फोन आया था, उन्होंने कहा कि मंत्रीगणों को मेरे द्वारा एक पत्र या उनको संदेश जाए कि हम लोग ज्यादातर अपना समय विधानसभा में यहाँ पे व्यतीत करें या यहाँ लोगों की बात सुने, तो विचार करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि मंत्रीगण आ ही रहे हैं, तो उनपे अब मेरे को देखना है कि उनको कैसे टेलीफोन के माध्यम से या उनको लिख के माध्यम से किस प्रकार से मैं उनसे बातचीत करूंगा। केदारनाथ विधानसभा के 5 मंडलों में 5 मंत्रियों की तैनाती बीजेपी को उल्टी पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस ने मंत्रियों की तैनाती पर हंगामा कर दिया है। बीजेपी को इस फैसले पर यू टर्न लेना पड़ गया है। रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी गतिविधियां हमने प्रारंभ कर दी हैं। हमारी जो चुनाव प्रबंधन की टोली है उसने अपना प्रवास वहाँ प्रारंभ कर दिया है। हमारे जो वहाँ के प्रभारी आए थे कोठारी जी, हमारे जो मंडलों में हमने जिन प्रदेश सरकार के मंत्रियों को लगाया था उनके दौरे वहाँ प्रारंभ हो चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का ये बयान 23 सितंबर का है, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी चुनावी गतिविधियां शुरू हो चुकी है। चुनाव प्रबंधन टोली ने कमान संभाल ली है और 5 मंडलों में मंत्रियों ने अपने दौरे शुरू कर दिए हैं। लेकिन अब सुनिए, पार्टी ने मंत्रियों की चुनावी तैनाती के अपने बयान को खूबसूरती से यू टर्न दे दिया है। सुनिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ताजा बयान। प्रकार का ऐसा वातावरण बनाना कि 5 मंत्री चुनाव की दृष्टि से लगाए गए हैं, तो चुनाव की दृष्टि से संगठन लगता है, कार्यकर्ता लगता है। मंत्री वहाँ की आपदा का क्षेत्र की समझ कर, एक बार तो कांग्रेस के लोगों ने वहाँ की आपदा को सर आंखों में उठा रखा था, और आज समाधान जब हमारे मंत्रीगण सीधा जनता के दरवाजे तक जा रहे हैं, जनता के समाधान की बात कर रहे हैं, तो उनको उसमें राजनीति दिखाई दे रही है। असल में मंत्रियों की तैनाती की खबर बाहर आते ही कांग्रेस ने खूब हंगामा किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी मंत्रियों से विकास के काम कराने के बजाय चुनाव प्रचार करा रही है। कांग्रेस के इस बयान का केदारनाथ में असर भी देखा गया। मैसेज गलत जाता देख पार्टी ने बयान बदल दिया। कि केदारनाथ विधानसभा चुनाव में भाजपा कितनी घबराई हुई, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि 5 मंत्री आपने वहां पर तैनात किए और अब कह रही है कि जो है वो आपदा के मद्देनजर तैनात किए। जब वहां पर आपदा आई तब तो आपके मंत्री नजर ही नहीं आए। अब आपके मंत्री गांव-गांव घूम रहे हैं, लोग उनका विरोध कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि उनकी जो है जन सुनवाई में पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए भाजपा को अंदाजा हो गया है कि उनसे बड़ी गलती हो गई है। केदारनाथ उपचुनाव तक ये सियासी संग्राम आपको कई बार देखने को मिलेगा। कई नए बयान बाहर आएंगे, कई बयान बदले जाएंगे और कई बयानों से नेता सामने सामने मुकरते हुए भी नजर आ जाएंगे। ये राजनीति है, यहाँ नेता ही नहीं बयान भी बदले जा सकते हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं भारत की सरजमी से पहली बार तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन श्रद्धालुओं ने किए हैं। 5 यात्रियों के दल को 18,000 फीट की ऊंचाई पर भगवान भोले के दर्शन का मौका मिला। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत में ही भोले के भक्तों ने पवित्र कैलाश के साक्षात दर्शन किए हों। चीन के साथ बढ़ते सीमा विवाद के चलते मानसरोवर यात्रा 2020 से ही बंद है। यात्रा बंद होने से पवित्र कैलाश के दर्शनों की चाह रखने वाले खासे निराश थे, लेकिन केंद्र ने उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर वो कर दिखाया है जो अब तक नामुमकिन सा था। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर के करीब ओल्ड लिपू लेक से पहली बार भोले के भक्तों ने भारत की जमीन से तिब्बत में मौजूद पवित्र कैलाश के दर्शन किए हैं। कैलाश दर्शन योजना के तहत 5 यात्रियों को ये मौका मिला, जिनमें एक महिला यात्री भी शामिल रहीं। बहुत ही कृपा की है भोले बाबा ने। बहुत ही काफ़ी सालों से इच्छा हो रही थी कि भोले के दर्शन करने हैं। आज बहुत भाग्यशाली हम हैं, अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि बहुत 20 साल से मेरी इच्छा हो रही थी। भोले बाबा ने आज मेरी सुन ली।
इस बार कुल 4 दलों को कैलाश दर्शन का मौका दिया जाना है। हर दल में सदस्यों की अधिकतम सीमा 15 तय की गई है। पहले दल को पिथौरागढ़ से हेलीकॉप्टर की मदद से गूंजी पहुंचाया गया। गूंजी पहुंचने के बाद इन यात्रियों ने 3 किलोमीटर की चढ़ाई पार कर वहां पहुंचने में सफलता पाई, जहां अब तक कोई भी बाहरी यात्री नहीं पहुंच पाया था। ओल्ड लिपू लेक पहुंचते ही 5 यात्रियों को तिब्बत में मौजूद पवित्र कैलाश के दर्शन आसानी से हो गए। बीते साल पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आदि कैलाश के दर्शन किए थे, जिसके बाद ये इलाका पूरे दुनिया में स्थापित हुआ है। लोगों के लिए एक बड़ा श्रद्धा का केंद्र और बड़ा अध्यात्म का केंद्र, जहां मां पार्वती का ये सरोवर भी है और हमारा कल्चर जो है वो बहुत वहां मजबूत है। वहां ऋषि व्यास की गुफा है और व्यास के वेदों के रचयिता वेद व्यास ने वहां तपस्या की है। कैलाश दर्शन योजना के तहत यात्रियों को कैलाश पर्वत के साथ ही ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन भी कराए गए। पहले दल ने जिस आसानी से कैलाश पर्वत के दर्शन किए हैं, उससे आने वाले सालों में संभावनाओं के रास्ते बहुत अधिक खुल गए हैं। भारत की धरती से पवित्र कैलाश के दर्शनों का रास्ता तलाशने के बाद अब भोले के भक्तों की ड्रैगन पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।